नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के वॉर की। आखिर स्थितियां क्या हैं और जो सीज़ फायर है क्या वाकई वो स्टेबल है, या उसमें जो हम तनाव की स्थितियां, बयानबाजी हम बार बार देख रहे हैं, उसमें बड़े बदलाव या युद्ध और ज़्यादा बढ़ सकता है। हम बातचीत भी करेंगे इस पर। हमारे साथ शरद कॉलेज जी जुड़े हुए हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। हम स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे हैं। सीज़ फायर का नाम तो दे दिया गया, पर आखिर वो सीज़ फायर कितना आपको मजबूत या अच्छा दिखता है, या शांति आने वाले समय में शांति के संकेत ये सीज़ फायर देता है? देखिए, सीज़ फायर बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक परिस्थिति में है और आज सीज़ फायर को 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं वैसे तो। पर मुझे लग रहा है कि पहले ही ये युद्ध मिलिटरीली चल रहा था, यानी कि इस पे ड्रोन्स चल रहे थे, बॉम्ब गिर रहे थे, मिसाइल्स चल रही थी। अब ये युद्ध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर केंद्रित हो गया है, क्योंकि जब से अमेरिका ने वहाँ पर नाकाबंदी करी है और वहाँ से शिप्स का आना जाना हुआ है, तो ऐसा समझिए कि मिलिट्री से ये आर्थिक रूप में आ गया है, क्योंकि दुनिया भर में क्रूड ऑयल का कीमत बढ़ना। अब सवाल ये है कि अमेरिका की हर दूसरे दिन धमकी आती है और प्रस्ताव आते हैं। इस समय जो मेन मुद्दा, आज जब हम बात कर रहे हैं, मेन मुद्दा ये है कि अमेरिका चाहता है कि अपना 450 किलो के आसपास का जो यूरेनियम है, ईरान वो उसको हैंड ओवर कर दे। मैंने किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर थोड़ा मजाक में बोला, जैसे शोले का एक डायलॉग था, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, आपको याद होगा। तो इसी प्रकार अमेरिका कह रहा है ये यूरेनियम मुझे दे दे ठाकुर। तो ऐसे अब वो यूरेनियम देने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। वो कह रहे हैं कि यूरेनियम हमारा है और हमारी मर्जी, हम इसकी कब एनरिचमेंट करें, थोड़े टाइम के लिए टाल सकते हैं, पर हमें आप इस काम करने से रोक नहीं सकते। इस बात को लेके डोनाल्ड ट्रंप नाराज है कि ये जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे शर्त, तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकाबंदी ना तो हटाएंगे और आपके ऊपर फिर से हम मिसाइल चलाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते हैं, कभी वो आपने देखा होगा, कभी वो जीसस क्राइस्ट बन जाते हैं, कभी वो डॉन बन जाते हैं हाथ में गन पकड़ के, एविएटर्स पहन के, कभी वो नेवी के सेलर बन जाते हैं टोपी पहन के और कि पानी से अब मैं अटैक करूंगा। तो ये बड़ा ही विचित्र एक परिस्थिति बनी हुई है कि ना ऐसा लग रहा है कि ऋतु ट्रंप की गले की हड्डी बन चुका है ये युद्ध। ना वो आगे जाने लायक है, क्योंकि आगे जाते हैं अगर वो अटैक करते हैं तो इस समय परिस्थिति गंभीर है और चाइना और रशिया अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ खड़े हुए हैं। प्लस इन्होंने अपने बहुत बड़ी मात्रा में अपने हथियार खर्च कर दिए अमेरिका ने। तो आगे जाते हैं तो ये युद्ध और घमासान होता है और युद्ध का फैलने के डर है। और ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर आपने अब अटैक किया तो हम यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका के जो वहाँ बेसिस हैं, अमेरिका के जो वहाँ हथियार हैं, जो भी अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको तहस नहस कर देंगे। इस वजह से अमेरिका आगे नहीं जा पा रहा, क्योंकि इनको सऊदी अरेबिया, यूएई रोक रहे हैं कि अभी आप ये कदम मत उठाइए, क्योंकि इनके देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत की बात कर रहा हूँ। अगर ये पीछे हटते हैं तो इनकी बेइज्जती होती है, फिर तो हार स्वीकार हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, तो नई नई डेडलाइंस देते रहते हैं वो बार बार। जैसे अब मैं 2 दिन बाद अटैक करूंगा, फिर अच्छा पाकिस्तान को मैसेंजर बना रखा है, उनके थ्रू कोई मैसेज आ गया, फिर मैं इस मैसेज पे विचार करूंगा। अब ज्यादातर शर्तें, मैं तो 1 घंटे में करने ही वाला था, हाँ बस करने वाला था, वो तो यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने मुझे कह दिया तो मैं रुक गया। इस प्रकार की ऐसा लग रहा है कि बहानेबाजी चल रही है, किसी तरह इस युद्ध से वो निकल जाए, वो निकलना चाहते हैं। डर में है, बिल्कुल गले की हड्डी बन चुका है। बिल्कुल गले की हड्डी है और डर भी है। गले की हड्डी तो ये होती है कि आगे जाने लायक, पीछे जाने लायक, पर उनको अब डर लग रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है ऋतु कि उनके अपने देश में इनकी अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है। इनका मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में नवंबर में, इनकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और इनके अपने रिपब्लिकन्स, अभी एक वोट हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट पावर की हुई थी, उसमें इनके अपने ही रिपब्लिकन्स ने इनके खिलाफ वोट दे दिया कि इनको अब युद्ध करने का अधिकार ना दिया जाए। हालांकि उसको वीटो कर सकते हैं, ये इतना फर्क नहीं पड़ा, पर नाराजगी वहां पर है। नाराजगी जनता में भी है, इनकी अपनी पार्टी में भी है। तो इसलिए अब ये फंस गए हैं, ये उसमें से निकलना चाहते हैं, पर क्योंकि फंसे हुए हैं तो धमकी पे धमकी देते जाते हैं, अपने आप को सुपर पावर बताते हैं। तो धमकी देना इनको लगता है कि मेरा तो हक है कि मैं इनको धमकाऊंगा, जितना धमकाऊंगा। परंतु अब परिस्थिति है कि ईरान धमकी में आ नहीं रहा है। वो भेड़िया आ गया वाली कहानी सुनी है ना आपने, तो एक लिमिट पर आके आप भेड़िया आ गया जो लड़का चिल्लाता था उसकी बात पे विश्वास करना बंद कर देते हैं। आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया ईरान ने भी कि भाई अब जो भी हो, उन्होंने कहा आप आइए, आर पार की लड़ाई आप करिए, आर पार की लड़ाई है, हम तैयार हैं और हम आपको ऐसा जवाब देंगे। और इस बात से ये डरे हुए हैं
दूसरा इसमें चाइना और रशिया का जो मैंने आपको जिक्र किया ऋतु, ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि अब ये सामने आ चुकी है बात कि चाइना और रशिया ने ईरान की मदद की है और आगे भी मदद कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनों को दोस्त बना लेते हैं, दोस्त को दुश्मन। चाइना रशिया उनके दुश्मन है, पर वहां जाके वो दोस्ती का वो दिखाते हैं, रशिया से भी वो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, और भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम ये उनके दोस्त हैं, यहाँ से वो दुश्मनी वाली हरकत करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि चाइना रशिया फैक्टर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, ईरान की धमकी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, मिडिल ईस्ट के देशों में अटैक की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, अच्छा, पीछे नहीं बढ़ पा रहे, बातचीत बार बार बेनतीजा निकल रही है, टॉक्स फेल हो रही है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है बातचीत करने का। इसी बीच ऐसा लगता है क्या कि जब इन दोनों की बात ही नहीं बन रही है, ईरान की, अमेरिका की, इजराइल कहीं ना कहीं इससे फायदा उठा सकता है, अटैक कर सकता है? नहीं, इजराइल बिना अमेरिका के पूछे ऋतु अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल अमेरिका के दम पर अटैक कर रहा है। इजराइल अगर अकेला अटैक करता है तो ईरान में ये क्षमता है कि वो इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दे। पहले भी आपने देखा था जब युद्ध चला था 28 फरवरी से, तो इजराइल तेल अवीव के ऊपर बेहिसाब हमले हुए थे। तो इसलिए इजराइल अकेले डोनाल्ड ट्रंप उसको नहीं करने देंगे, क्योंकि अकेले करेंगे तो फिर तो यहाँ से हमले फिर वापस शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही विकट परिस्थिति में ये युद्ध है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है कि खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। गैस और ऑयल सप्लाई, जिसको जीडीपी कहते हैं, गैस, डीजल, पेट्रोल, ये तीनों चीज़ें इस समय दुनिया भर में कहीं शॉर्टेज हो गई है, कहीं लोग कीमतों से परेशान हैं, कहीं पर क्यू लग रही हैं, कहीं पर पेट्रोल डीजल है नहीं, कहीं पर 100% कीमत बढ़ा दी गई है। तो मुझे लग रहा है ये मिलिट्री युद्ध से अब ये आर्थिक युद्ध में कन्वर्ट हो चुका है। भले ही इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं काइनेटिक वॉर नहीं चल रहा है। काइनेटिक वॉर का मतलब होता है एक्टिवली आप उस पर फायरिंग नहीं चल रही है, बॉम्बिंग नहीं चल रही है, ड्रोन नहीं गिरा रहे हैं, मिसाइल्स नहीं गिरा रहे हैं, परंतु आर्थिक रूप से अब ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है पहले से भी। पर मिलिट्री प्रेशर जिस तरह से अमेरिका लगातार बढ़ा रहा है ईरान पर, इसका असर हम क्या दिखेंगे आने वाले समय में? मुझे लगता है ईरान और भड़केगा। और ईरान में एक और समस्या खड़ी हो गई कि ईरान में मुश्तबा खमेनाई साहब का आपको पता ही लगा होगा कि वो बीमार हैं, घायल हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, किस पर कोई कहते हैं वो कोमा में हैं, कोई कहते हैं वो रिकवर कर रहे हैं, अलग अलग खबरें सामने आती हैं। पर ये सच है ऋतु कि इस समय ईरान में बहुत डिवाइसिव अथॉरिटी हो गई है। डिवाइसिव अथॉरिटी का मतलब है कि अलग अलग पक्ष ऐसा लगता है खड़े हो गए हैं। तो ईरान में अब एक आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब ये हो सकता है कई दफ़े, जैसे अभी पीछे यूएई और सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ, तो ईरान, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो ईरान ने डिनाई कर दिया कि हमने तो नहीं करा। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ईरान में अब अलग अलग गुट बन गए हैं। तो कोई गुट है जो अभी भी अटैक करने को बैठा है, एक गुट है जो बातचीत के प्रस्ताव भेजता है, एक गुट है जो खमेनाई साहब की बात सुनता है, एक गुट है जो न्यूट्रल है, एक गुट है जो नहीं लड़ाई चाहता है। तो ये अलग अलग ऐसा लग रहा है कि ईरान के अंदर अब इस समय डिवाइसिव अथॉरिटीज़ बन गई। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर समझौता हो भी गया तो हो सकता है वो जो दूसरा गुट है वो उसको ना माने, तो फिर तो समझौता कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरा गुट, एक गुट तो ऐसा है ईरान में ऋतु जो समझौता करने को तैयार ही नहीं है, बातचीत करने को तैयार। या अब्बास अराक्ची जो है उनके विदेश मंत्री, ये बातचीत करते हैं, पर ईरान में, क्योंकि ईरान में 32 कमांडमेंट्स हैं अलग अलग, तो उन कमांडमेंट्स में कुछ कमांडमेंट्स किसी भी कीमत पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। वो केवल और केवल ये ज़रूर मान गए हैं कि ठीक है, जब तक बातचीत चल रही है तो हम सीज़ फायर कर देते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा, सीज़ फायर के दौरान भी जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया भी अभी कुछ दिन पहले अटैक हुआ, तो ये इस बात को जतला रहा है कि परिस्थिति बहुत खतरनाक है। और आर्थिक रूप से मैं समझता हूँ दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा महंगाई का बॉम्ब, वहाँ बॉम्ब गिरे ना गिरे, परंतु एक महंगाई का बॉम्ब पूरी दुनिया पर गिर चुका है। और भारत में हम महसूस ही कर रहे हैं। बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। आप देखिए, दूध से लेके सब्जी, फल, अब तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और जिन चीज़ों का, ऋतु मज़े की बात यह है कि जिन चीज़ों का कोई इंपोर्ट से लेना देना भी नहीं है, वो लोग भी महंगाई, बहती गंगा में जैसे हाथ धो रहे हैं कि भैया अब तो महंगाई हो गई है। कोई सड़क के किनारे बेच रहा है, नारियल बेच रहा है, अब तो भैया महंगा हो गया है। मतलब आपने क्या, नारियल आप इंपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो मुझे महंगाई एक वायरस की तरह है। मैंने इसको ऋतु नाम दिया इकोनॉमिक कोविड। एक आर्थिक कोरोना की तरह से ये धीरे धीरे फैल रहा है। और आपने देखा, कोविड में लोग घर बैठ गए थे, इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा वर्क फ्रॉम होम करिए, वर्चुअल मीटिंग्स करिए, ऑनलाइन क्लासेस करिए। कुछ मुझे इसमें अब कोविड के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। और हर बीतता हुआ दिन ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम देखें,
ये आम जनता को ये महंगाई की मारी तो झेलनी पड़ रही है, थोड़ा बहुत किचन पर असर आ रहा है, या पेट्रोल डीजल इन सारी चीज़ों पर। हालांकि चौतरफा महंगाई का असर हम देखते ही हैं, पर अगर हम बड़े लेवल पे देखें, बड़े बिजनेसमैन को देखें, या अलग अलग चीज़ें देखें, उन पर कैसा असर हमें इसके आने वाले जो है समय में देखने को मिलेगा, या अभी दिख रहा है? देखिए, जिसके पास बहुत पैसा है, जो बहुत अमीर है, उसकी सेहत पे तो इतना फर्क पड़ता नहीं है। सेहत पे तो आप, नहीं पड़ेगा। आप अगर 100 रुपये पेट्रोल हो जाए या 150 भी हो जाए, वो व्यक्ति दे देगा। फ़र्क पड़ता है निचले स्तर पर, गरीब जनता जो है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा ये मुसीबत झेलनी पड़ती है, क्योंकि उनका घर का बजट बिगड़ जाता है। और मैंने तो ऋतु लोगों को सलाह दी कि आप सब घर के लोग एक साथ बैठिए, कागज़ पेंसिल लेके बैठिए, और वहाँ पर सब लोग अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं। जो फिजूल खर्चे हैं, जो फालतू के खर्चे हैं, जो अवॉइडेबल खर्चे हैं, उनको काट दें, उनको मत करें, क्योंकि यहाँ से महंगाई आपका बजट बिगाड़ेगी। तो आपके पास उस महंगाई को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास गुंजाइश होनी चाहिए, एल्बो रूम होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये सलाह दी है। तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई कहीं और हो रही है, पर अब ये लड़ाई आपके घर तक पहुंच चुकी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री जी भी इसको लेके चिंतित है। कल आपको पता होगा, प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट के साथ बहुत लंबी एक मैराथन मीटिंग करी 4 घंटे की। उसमें एनर्जी सिक्योरिटी की बात की गई, उसमें इन्फ्लेशन के ऊपर बात की गई कि क्या कदम उठा सकते हैं हम, जिससे कि लोगों के ऊपर इसका कम से कम भार डाला जा सके। अब जैसी स्थितियां हैं, हम क्या माने कि एक पॉलिटिकल प्रेशर ट्रंप के ऊपर आ रहा है, और ये प्रेशर शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, पर अभी ऐसी सिचुएशन है कि उन्हें मतलब अब तो डिसीजन लेना ही होगा। दो बातें नहीं चलेंगी, बार बार बयानबाजियां, अलग अलग बात बोलना नहीं चलेगी। एक समय पे तो आप जो कह रही हैं ऐसा होगा ही। हाँ। क्योंकि आप कब तक ये टाल मटोल और बहानेबाजी करते रहेंगे, कब तक आप इसने कह दिया 1 घंटे में होने वाला था। पर ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनका जो मानसिक आप विश्लेषण करें तो वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, ना वो किसी सलाहकार की सुनते हैं, ना वो किसी अपने इर्द गिर्द लोग, उनके जो मन में आता है वो करते हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक बात क्या है कि सुबह कुछ और कहते हैं, दोपहर को कुछ और कहते हैं, अगले दिन कुछ और कह देते हैं, एक बात पर टिकते नहीं हैं। तो ये भी एक खतरनाक बात है, क्योंकि ऐसे में क्या है कि जो दूसरी साइड व्यक्ति है, वो कोई भी निर्णय स्थिर तौर पे नहीं ले पाता है, क्योंकि वो खुद पलट जाते हैं। फिर जनता उनकी कैसे सुनेगी जब वोट करने की बारी आएगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि वो ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है। हाँ। और मैं ये भी बताऊं, इंग्लिश में हम बोलते हैं ऋतु के, ही इज़ अ वेरी बैड लूजर। बैड लूजर का मतलब होता है हारते टाइम बस वो, जैसे वो गली में क्रिकेट होता था ना, तो एक जो ज़्यादा बलवान होता था वो उसको आउट हो जाता था, वो कहता था नहीं मैं तो नहीं आउट हुआ हूँ, मैं तो अभी बैटिंग करूंगा। तो उसकी इतनी ताकत होती थी कि वो बैटिंग उसको आउट होने के बाद दोबारा भी करा देते थे। हाँ। तो बस कुछ ऐसी ही परिस्थिति है, क्योंकि वो थोड़ा उनका बुली नेचर है। हाँ। तो वो हार को स्वीकार नहीं करेंगे। और आपको अगर लोगों को न्यूज़ 18 के जो फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स हैं, उनको 2020 का मंजर वो याद हो, जब कैपिटल हिल पे जब वो हार गए थे इलेक्शन, जब बाइडन के जीतने से पहले, और लोग चढ़ रहे थे कैपिटल हिल उनके कहने से, मुझे लग रहा है अमेरिका में परिस्थिति बहुत बिगड़ सकती है। क्योंकि अगर ये हारे, जो कि निश्चित लग रहा है, तो अमेरिका में एक खतरे की घंटी बज जाएगी, और वहाँ जो इनके सपोर्टर्स को भड़काने का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो नवंबर से मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन ये हारेंगे, और हारेंगे उसके बाद ये क्या करेंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, संसद में कल बहुत कुछ देखने को मिला अमेरिका की, वो क्या संदेश देता है? देखिए, अमेरिका की संसद ये बता रही है कि धीरे धीरे इनके खिलाफ जो मैंडेट है वो मैंडेट हट रहा है, और इनके अपने रिपब्लिकन पार्टीज के, और तो रिपब्लिकन्स में भी 2 ग्रुप है। हाँ। एक तो नॉर्मल रिपब्लिकन्स है, ए रिपब्लिकन्स में जो मागा ग्रुप है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो आपने देखा होगा टोपी ये पहनते हैं। हाँ। वो कोर ग्रुप है, वो बहुत हार्ड कोर ग्रुप है। इनके सबसे अंग्रेजी बोलते हैं स्टॉन्च्ड सपोर्टर्स हैं, बिल्कुल कड़े सपोर्टर्स हैं। अब धीरे धीरे इनके वो सपोर्टर्स भी इनके निर्णयों की वजह से, इनकी नीतियों की वजह से, इनकी अलग अलग हरकतों की वजह से वो धीरे धीरे इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो अमेरिकी संसद भी अब ये संदेश दे रही है कि या तो ये समझ जाएं, अगर ये नहीं समझे और ये अगर मिड टर्म हार गए तो होता क्या है कि उससे वहाँ पर संसद में, सेनेट और कांग्रेस में इनकी मेजॉरिटी कम हो जाती है। अगर मेजॉरिटी कम हुई तो ये भी अंदेशा ऋतु जताया जा रहा है कि इनको इम्पीच किया जा सकता है, यानी कि इनको राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। और मैं समझता हूँ क्योंकि बिकॉज ही इज़ अ बैड लूजर, तो अगर ऐसा करा गया तो ये बौखला जाएंगे एकदम, और बौखला के कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही खतरनाक मैं आने वाले कुछ महीने देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये खास जानकारियाँ हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।